Hi guys, welcome back to another video. This is me, Abdul Wahab, and you are watching Physics Talks with Wahab. So the title of our today's episode is Trust Me, you will never fail in physics. Yeah, you should trust me. But before trusting me, you should trust yourself. You should trust yourself. Yeah. आपको सबसे पहले अपने आप पे भरोसा होना चाहिए. अपने आप पे भरोसा होगा तो ही दूसरे पे भरोसा होगा. ठीक है. अच्छा जी, तो फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट हार्ड सब्जेक्ट है, बट अगेन वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट. या सो मैं हमेशा से ये कोशिश करता हूँ कि क्योंकि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो जिस हद तक मैं सब्जेक्ट को एंटरटेनिंग, एक्साइटिंग, फुल ऑफ फन बना सकूँ कि आपको समझ आए और आपको मज़ा भी आए और आप इस फिज़िक्स के दीवाने हो जाएं. सो मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक मेरी कोशिश होती है. अदरवाइज़ इट्स अप टू यू कि आपके सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग लेते हैं, किसको बोरिंग लेते हैं. बट फॉर माई पार्ट आई ऑलवेज ट्राई टू डू माई बेस्ट. या सो नाउ ये वीडियो ख़ास तौर से क्लास 10th के लिए बना रहा हूँ मैं, और इस वीडियो में आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, तो हम उस बारे में बात करते हैं. सबसे पहले क्योंकि मंडे 5 जुलाई को मैट्रिक क्लास का फिज़िक्स का बोर्ड का पेपर है, तो कुछ बोर्ड के पेपर के हवाले से मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा. ठीक है. और देन मैं आऊँगा मैट्रिक फिज़िक्स के पेपर के पैटर्न पे, उसके टाइम, एंड देन मैं आऊँगा उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो कि बेसिकली ये मैं काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ, तो होपफुली आप सबकी तैयारी हो गई होगी. बट ये जो चीज़ होगी आप एक रिव्यू कर लेंगे कि ये चीज़ें आप कर लें. सो डेफिनेटली, एंड फर्स्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, देन ट्रस्ट मी, यू विल नेवर फेल, बट यू विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स इंशाल्लाह. ओके. नाउ सो देखिए, मंडे को आपका पेपर है, 2 घंटे का पेपर होगा. 2 घंटे के पेपर में आपके पास 3 सेक्शंस होंगे. 3 सेक्शन में सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया जाता है, डेफिनेटली से बात है. सेक्शन ए विल कंसिस्ट ऑन MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि 22 होंगे. ठीक है. 22 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, MCQs. ठीक है. Each MCQ will consist of 2 marks, 2 marks का होगा, so it comprises of 44 marks. तो बेसिकली जो सेक्शन ए होगा वो आपका 44 मार्क्स का हो जाएगा. लेकिन अभी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपने ये समझनी है कि देखें, आपको ये जो पेपर दिया जाएगा इसकी ड्यूरेशन 40 मिनट मैक्सिमम हो सकती है. 40 मिनट मैक्सिमम हो सकती है, या 30 मिनट मिनिमम भी हो सकती है. जो भी ड्यूरेशन होगी आपको उसके हिसाब से ज़ाहिर सी बात है काम करना है. ठीक है ना. अब देखिए, करना आपने ये होगा कि जो है इसमें इस MCQs के पेपर पे आपको कोड दिया जाएगा. इस MCQs के पेपर पे आपको कोड दिया जाएगा. अब वो कोड किस तरह से हो सकता है, इस पर कोड हो सकता है लाइक लिखा मेंशन होगा कोड PH01 02 03 वट एवर, कोई भी कोड होगा ABC, बट देयर विल बी अ कोड. वो कोड आपने अपनी आंसर कॉपी जो आपको मिलेगी, उस आंसर कॉपी का जो भी पहला पेज आप स्टार्ट करेंगे फिल करना, उस पर सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे सेक्शन ए. ठीक है. सेक्शन ए, और बल्कि सेक्शन ए भी आप बाद में लिखेंगे. सबसे पहले आप अपनी मेन हेडिंग बनाएंगे कोड. किस चीज़ की? कोड की. यानी कोड आप मेंशन करेंगे. देन उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1. सेक्शन ए, सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 MCQ. कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं उतारना, बस ब्लैक कट मार्कर से आपने, या ब्लू कट मार्कर से आपने हेडिंग बनानी है. ब्लैक से अंडरलाइन कर सकते हो. ठीक है. या कोई और भी कॉम्बिनेशन, ब्लैक से लिखो, ब्लू से अंडरलाइन कर लो, बहरहाल कट मार्कर्स का इस्तेमाल करो और हेडिंग बनाओ. हेडिंग बना के आपने कुछ सवाल नहीं उतारना, सिर्फ कोड नंबर, सेक्शन और सवाल नंबर उतारना है. और आपके पास दिए गए होंगे 22 MCQs. तो बेटा 22 MCQs का मतलब है, अगर तो आपको वो 40 मिनट दे रहे, तो मैं समझता हूँ 40 मिनट के 30 मिनट भी बहुत हैं.
मान लो 30 मिनट दिए जा रहे हैं, ठीक है, अब इसका कंफर्म नहीं है, ठीक है। नाउ 1 मिनट एक एमसीक्यूज़ के लिए बहुत होता है, अच्छा, लेकिन एक एमसीक्यू से 2 मार्क्स होंगे। सो नाउ अब आपके पास 22 एमसीक्यूज़ होंगे, तो आप क्या करना, आप देखना आपके पहले एमसीक्यूज़ में क्या सही ऑप्शन है, तो लिख देना इस तरह से, जैसे पहला है, पहले का जो भी राइट ऑप्शन है वो आपने यहाँ लिख दिया, दूसरे का जो भी राइट ऑप्शन है वो आपने यहाँ लिख दिया। अगेन ये नंबरिंग रोमन में चल रही होती है, तो रोमन को भी समझ लो, रोमन किस तरह से चलती है, रोमन काउंटिंग को भी याद रखना, ये ना हो कि आप वहाँ कोई गड़बड़ कर दो, जैसे 1 2 3 सीक्वेंस में रखना। बाज़ औक़ात हो सकता है आप ये सोचो कि यार मुझे ये वाला एमसीक्यूज़ नहीं आ रहा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, उसको बाद में करूँगा। अगर ऐसा करना हो तो जो एमसीक्यूज़ तुम्हें नहीं आ रहा हो उसको छोड़ दे ना, मतलब नंबर डाल के डैश डाल देना, उसको छोड़ देना, बाकी सारे फिल कर लेना, फिर बाद में एंड में वो कर लेना। लेकिन इसका एंड क्या होगा, इसका एंड ये होगा कि जो 40 या 30 मिनट पूरे हो जाएंगे तो आपसे एमसीक्यूज़ का पेपर वापस ले लिया जाएगा। जब वापस ले लिया जाएगा तो फिर आपके जहन में वो सवाल नहीं रह पाएगा, क्योंकि आखिर में फिर आप सोचोगे यार इसका सवाल क्या था। तो बेहतर यही कोशिश करना कि 40 मिनट के अंदर इसको करने की कोशिश करना, वरना फिर अल्लाह मालिक है, ठीक है भाई। अच्छा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है वो अगर नहीं आ रहा हो तो उसी नंबर डाल के जगह छोड़ देना, ऑर्डर ख़राब मत करना प्लीज़। 22 एमसीक्यूज़ सीक्वेंस से उतार देना, उनकी जो भी राइट ऑप्शंस हों, डेट्स इट, ठीक है। एमसीक्यूज़ में क्या है ये इसको मैं इन दी एंड डिस्कस करूँगा, ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपके पास आएगा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी जो आपके पास आएगा बेटा, सेक्शन बी में क्या करना होगा, सेक्शन बी जो होगा वो आपका पहले आएगा पार्ट 1 थ्योरी, वो होगा थ्योरी जो कि 12 मार्क्स का होगा, और ओवरऑल सेक्शन बी जो है वो 24 मार्क्स का होगा। अब इसमें से करना क्या होगा, आपने सिर्फ 3 सवाल करने, कितने, सिर्फ 3 सवाल करने हैं, और कितने सवाल आएंगे, 5 सवाल आएंगे। 5 सवाल आएंगे, सिर्फ 3 सवाल करने हैं, और हर एक सवाल 4 मार्क्स का होगा। 4 मार्क्स का मतलब है 12 मार्क्स के सवाल हो जाएंगे, ठीक है। आई रेकमेंड कि आप हर एक सवाल 5 से 6 मिनट में कर लेना, 5 से 6 मिनट में एक सवाल कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ अब यहाँ पे आपने 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, तो याद रखना जैसे कि यहाँ पे जो भी नंबरिंग डली हुई है, जो भी मार्किंग है, मैं मार्किंग को एक बार कंफर्म कर लेता हूँ किस हिसाब से मार्किंग होगी आपके पास। तो इसमें जो है वो आपका जो मॉडल पेपर है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ बात करते हैं, और मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जो है वो आपका नंबरिंग किस तरह से चलेगी ये ज़रा देख लेते हैं, 1 मिनट। और ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो जो सेक्शन बी का पार्ट 1 होगा उसमें आपका सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा होगा, 2, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा सीक्वेंस ना हो, कोई और सीक्वेंस हो, जैसे कि यहाँ लिख दिया जाए क्वेश्चन नंबर 2 और उसका लिख दिया जाए भाई पार्ट ए, अब कोई और सीक्वेंस दे दिया जाएगा, ख्याल रख लेना, उसी सीक्वेंस को फॉलो करना, ठीक है। अच्छा, अब ये आप जो भी सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आप ये वाला अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप अच्छी सी हेडिंग बनाओगे क्वेश्चन नंबर 6, और ये जो भी टॉपिक है उस टॉपिक की मेन हेडिंग डाल दोगे, मेन हेडिंग, उसकी मेन हेडिंग बना दोगे, ठीक है, और फिर आप उसका जवाब लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। ये आपने सारा काम करना है। अच्छा, इसी तरह से आपके पास क्या होगा, फिर अगला पार्ट बी होगा। पार्ट बी जो है वो किस तरह का होगा, पार्ट बी जो है वो न्यूमेरिकल होंगे, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। पार्ट 2 न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में भी बेटा यही है, 12 मार्क्स होंगे, 3 करने होंगे आउट ऑफ 5। तो न्यूमेरिकल 5 आएंगे, 5 में से सिर्फ 3 न्यूमेरिकल करने हैं। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इफ़ यू आर वेल प्रैक्टिस्ड, यू नो, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बहुत आसानी से न्यूमेरिकल कर लेंगे। और मैं समझता हूँ 6 मिनट बहुत हैं, तो 6 और 18 18 18 36, कोशिश कीजिएगा कि ये आपका 40 मिनट में हो जाए।
40 मिनट में ये सेक्शन बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ, कोशिश करना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नाउ फिर हम आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में जो है आपने एनी 2 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट, एनी 2 क्वेश्चंस, ठीक है। आपको 2 सवाल करने हैं और इसने बोला है कि ये सेक्शन है 17 मार्क्स का और ये बोल रहा है कि 2 सवाल करना, दोनों के इक्वल मार्क्स होंगे। तो अब ये 17 का इक्वल करो ना तो ये पॉइंट में आंसर आएगा। इसका मतलब है 8 8 16 यानी 8.5 और 8.5। अब ये तुम्हारा मेरा मामला नहीं है, ये चेकर का मसला है, वो उसको कितने पे डिवाइड करें। आपने 2 सवाल अटेम्प्ट करने और आपको दिए जाएंगे 4 सवाल, 12 13 14 और 15। अभी इसमें से कोई से भी 2 सवाल अटेम्प्ट करना, कोई ए बी पार्ट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा ये एक सवाल अगर मैं आपको कहूँ कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सवाल 10 मिनट में भी कर लेते हो एंड 10 मिनट में कर लेते हो तो 20 मिनट में आपका ये सेक्शन भी निकल गया, 40 मिनट में ये सेक्शन निकल गया। तो बेसिकली आपने 1 घंटे के अंदर बआसानी, बट ये इतना आसान नहीं है, ठीक है, यू नीड टू प्रैक्टिस। तो 60 मिनट 1 घंटे में आपने सेक्शन बी और सी कंप्लीट कर लिया और ऊपर आपने 40 मिनट में सेक्शन ए कंप्लीट किया था, ठीक है। और क्योंकि आपके पास टोटल जो है ना वो 120 मिनट है, कितने मिनट हैं, 120 मिनट हैं और 120 मिनट में से कितना हो गए, 60 और 40, 100 मिनट आपके हो गए। अब ख्याल करना 120 मिनट का पेपर है तो इसमें 10 मिनट हटा लो, 5 मिनट शुरू में पेपर को पढ़ने की जो कि तुम्हें क्या करना है और 5 मिनट एंड में पढ़ने की कि तुमने क्या किया है। याद रखना, अगर तुमने आखिर में 5 मिनट बचा लिए सिर्फ पेपर को रिवाइज़ करने के तो तुम बहुत कामयाब हो, क्योंकि तुमने पेपर कंप्लीट कर लिया है, तुमने अपनी गलतियों को भी एक नज़र देख लिया, ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये एक पैटर्न तरीका हो गया टाइम मैनेजमेंट करने का। तो देखो, पेपर करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लॉजिकल टेक्निकल वे से तैयारी करनी चाहिए, स्टे फोकस्ड ऑन द पैटर्न एंड ऑन द टॉपिक्स, यू नो। ना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चों घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब घबराना नहीं है तो घबराना नहीं है। अच्छा, नाउ अब क्या करेंगे कि ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अभी हम चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि सेक्शन सी में आप क्या क्या तैयारी करो, फिर मैं बोलूँगा सेक्शन बी में क्या क्या तैयारी करो, फिर इन दी एंड में थोड़ा डिस्कस करूँगा कि एमसीक्यूज़ में क्या करना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ हमारे लंबे चौड़े तवील मामला हैं, 22 एमसीक्यूज़ हमने करने, ठीक है। तो नाउ अभी मैं आपको बताता हूँ कि सेक्शन सी में क्या तैयारी करनी है, किस हिसाब से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद तो अब नहीं करोगे क्योंकि अब टाइम हो गया ख़त्म, अब सिर्फ रिवाइज करोगे, तो एटलीस्ट उनको देख लेना, ठीक है। डिस्कस करूँगा जो है वो सेक्शन सी में जो आपने लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सोना नहीं, जागते रहना और जब तक पेपर दे के नहीं आओ तो सोना नहीं, ठीक है। ये ज़िंदगी के 2 घंटे बहुत अहम है। जो पिछले 2 साल से तुमने कोई इम्तिहान नहीं दिया, प्रमोट तो रहे, तो ये 2 घंटे बहुत अहम है तुम्हारी ज़िंदगी के भाई, ठीक है। तो सेक्शन ए में देखो बेटा 4 सवाल आएंगे, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ ये करना, देखो ये मैं नहीं, हर कोई यही कर रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं। ये मॉडल पेपर जो आपके पास आया हुआ है, मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर में आपके पास 4 सवाल आए हैं ऑलमोस्ट जी। मॉडल पेपर में आपके पास 4 सवाल आए हैं, कौन कौन से 4 सवाल आए हैं, ठीक है, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। कोई ऐसा मामला नहीं है, ठीक है, मुश्किल बात नहीं है कोई। तो ये जो है आपके पास, जस्ट वेट, ठीक है। तो अब जो है इसमें क्या क्या आया हुआ है, ये 4 सवाल हैं, ये आपके पास हैं 4 सवाल, ठीक है। ये आप खुद भी जानते हैं, आपने देखे होंगे 4 सवाल, ठीक है भाई। अब ये 4 सवाल क्या हैं, यही वो 4 सवाल की मैं बात कर रहा हूँ जो कि आपने पहले तो लाजमी करने हैं। अब उनमें कौन कौन से हैं, व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन बतानी है इक्विलिब्रियम की, डिस्क्राइब द 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल्स। अच्छा, अब देखो, अब अगर ये बोल रहा है कि आप इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट्स यानी कि स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, इनको डिस्क्राइब करो विद एग्जांपल्स। अच्छा, तो अब करना ये है कि देखो, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जवाब आपका बन रहा है तकरीबन 8.5 मार्क्स का। अब सुनो, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखना,
स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना, इनकी जो भी मतलब जो भी डेफिनेशन इनकी, जिसमें आप डिफाइन करोगे कि ये इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करो तो ये वापस आ जाएगा, डिस्टर्ब करो तो वापस नहीं आएगा, या फिर नई जगह बना लेगा, और जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी जिक्र करोगे कि वो लोअर हो जाएगा, हायर हो जाएगा, ये सब डिस्कस करके आप डेफिनेशन बना दोगे, प्लस फिर आप हर एक की एग्जाम्पल लिखोगे। अच्छा, अभी तक मैं बच्चों को बोल रहा था कि एक ही एग्जाम्पल लिखना काफ़ी है, बट मैं ये बोलूँगा कि क्योंकि ये 8 साढ़े 8 मार्क्स का जा रहा है, तो कोशिश करना कि एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स लिख देना, हर एक की 2-2 एग्जाम्पल्स लिख दोगे तो वो काफ़ी है। ये आपका थ्योरी वाला बड़ा मज़ेदार बढ़िया सवाल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद उसने बोला शो डैट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। जी हाँ, मैं 13वें सवाल की बात कर रहा हूँ। इस 3 टाइम्स इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो बेटा ये सवाल ये वाला है, बीटा इक्वल टू 3 अल्फा। इसमें कोई चीज़ डिफाइन नहीं करनी, डायरेक्ट अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करनी है। चैप्टर नंबर 11 में आपको ये डेरिवेशन मिल जाएगी, ठीक है। नाउ इसके बाद कह रहा है एक्सप्लेन हाउ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज विथ डिक्रीजिंग एल्टीट्यूड। ये आपको बोल रहा है ये वैल्यू ऑफ जी कैसे डिक्रीज होगी विथ एल्टीट्यूड, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 7 में। अच्छा सा मजेदार सवाल है, डेरिवेशन है, इसकी बढ़िया सी प्रैक्टिस करके जाओ और ये अच्छा सा हो जाएगा। उसके बाद फिर सवाल आया डिफाइन एक्सेलरेशन एंड ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक बात याद रखना कि ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as इक्वल्स टू वी एस स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये दो तो तुम लोग लाजमी रट के चले जाओ, मतलब समझ के रट के चले जाओ। इनमें से कोई एक लाजमी लॉन्ग में आएगी। और जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ये बात मैं यहाँ नहीं करता लेकिन कर देता हूँ कि ये शॉर्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको भी कर लेना, लेकिन ये शॉर्ट में आ सकती है, लेकिन ये दो तो लाजमी कर लेना, लाजमी, वाजिब वाजिब है, ठीक है भाई। चलिए ना, अब हम बात करते हैं। ये 4 सवाल, बज़ाहिर 4 नहीं, अभी 5 हो गए क्योंकि मैंने इसमें एक डेरिवेशन एक्स्ट्रा ऐड कर दी। ये 5 सवाल यहाँ से हो गए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मज़ीद क्या सवालात करना है। देखो ये सवालात वो हैं कि वो बच्चा जिसने कुछ भी नहीं करा वो कम से कम बेटा ये सवालात कर लो तो ज़िंदगी थोड़ी सी गुजर जाएगी आगे, मतलब कुछ ज़िंदगी और मिल जाएगी, ठीक है ना। अभी मैं एक्स्ट्रा सवालात बता रहा हूँ, वो सवालात आप कर लेना। अच्छा, एक प्रिपरेशन पेपर है मेरा अपना, वो नॉर्मली मैंने सेलेक्ट किए क्वेश्चंस, वो जिसको चाहिए वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है, मैं उसको सेंड कर दूंगा। मैं उसी पेपर से जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब करना ये है कि सेक्शन सी में ये पेपर होगा, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, जो मुझसे लेना चाहे ना। इसमें यही मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए हैं इसमें, ठीक है। तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस क्या हैं, देखो, पहला वाला मैंने इक्विलिब्रियम वाला ही बता दिया, दे दिया। दूसरा मैंने इसमें लिखा है ड्राइव मिरर इक्वेशन। क्या लिखा है मैंने? ड्राइव मिरर इक्वेशन। तो बेटा अब मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर आप आगे बढ़ना चाह रही हो, कोई काम करना चाह रही हो, तो आप मिरर इक्वेशन भी कर लेना। मिरर इक्वेशन बहुत आसान है, अगर समझ जाओ तो 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। जिसको समझ आती है अच्छी बात है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट जो कि जिसको नहीं समझता हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसको ये समझा सकूँ, ठीक है। क्योंकि टाइम तो खैर नहीं है, 12 वो देखा जाएगा मतलब। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ये आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 13 में, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने वही सवाल दिया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन वाला, ठीक है, डजंट मैटर। फिर अब एक सवाल और कर लेना, वो ये कर लेना कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन और काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन, जो कि क्या है, हाफ mv², ये आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 8 में। आसान है, कोई मुश्किल नहीं, आपने पढ़ी भी होगी, ठीक है। नहीं तो अब पढ़ लेना जितना भी टाइम तुम्हारे पास हो। अच्छा जी, इसके बाद फिर आप क्या करोगे? इसके बाद आपने करना क्या है, देखो मामला तवील नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से देखो आपके पास वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड आया था ना चैप्टर नंबर 7 से, तो चैप्टर नंबर 7 से अगर ये सवाल नहीं आता तो एक सवाल और है जो आ सकता है, और वो है मास ऑफ अर्थ। इससे पहले आपसे कहेगा लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट दो और मास ऑफ अर्थ ड्राइव करो, तो ये उसका ऑल्टरनेट सवाल है। तो देखो 5 सवाल, वो ये 6वां सवाल, ये 7वां सवाल और ये 8वां सवाल। अभी तुम्हारे पास 8 लॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये बातें मैं इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ कि देखो ये जो मॉडल पेपर वाले हैं वो भी वो कर लो, उससे मामला हल हो जाएगा, लेकिन ये मैं और इजाफी सवाल बता रहा हूँ
जो कि करने चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि देखो सिर्फ मॉडल पेपर पे रिलाय मत करो। मॉडल पेपर ज़रूरी नहीं है कि उसमें से इतना सारा आ जाए, मतलब 50% 60% आ सकता है और 100% मॉडल पेपर नहीं आएगा, चेंजेस उसमें होंगे, ठीक है। चलिए, तो मॉडल पेपर को फॉलो करें लेकिन एक हद तक, ठीक है भाई। अच्छा जी, उसको कंप्लीट तो आपने करना ही वाला। इसके बाद फिर मैंने सवाल दिया है पास्कल लॉ। तो बेटा ये पास्कल लॉ है और पास्कल लॉ की स्टेटमेंट देनी है और हाइड्रोलिक लिफ्ट और उसकी डायग्राम कंस्ट्रक्शन वर्किंग वगैरह आपने बतानी है। फिर मैंने सवाल दिया है न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन विद इक्वेशन एंड डायग्राम। तो चैप्टर नंबर 19 से न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन है वो आप लोगों ने कर लेना है, गौर कर लो मेरे लफ्ज़ों पे, और फिर वो जो पेपर में मौजूद है वहाँ देख लेना कि न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन लॉन्ग में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो मास ऑफ अर्थ वाला जिक्र कर दिया। उसके बाद फिर मैंने बात करी कौन सी, पास्कल लॉ। फिर मैंने बात करी किसकी, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन के बाद मैं आपको एक सवाल और बता रहा हूँ, वो सवाल जा रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसका एक केस सिंपल पेंडुलम। सवाल आएगा डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रूव दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। थ्योरेटिकल सवाल है ज़्यादा, इसमें कोई इतनी बड़ी डेरिवेशन नहीं, ठीक है। अच्छा, और मैंने इसमें एक आखिरी सवाल ये भी दे दिया कि व्हाट आर शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस, बट मुझे बाद में अंदाजा हुआ कि यार ये डिफेक्ट ऑफ आइस को रिड्यूस कर दिया गया था। तो अगर ये रिड्यूस अगर हो चुके तो इस सवाल को मत करना, अदरवाइज आपके पास अब ये सवाल बज़ाहिर यहाँ 10 सवाल बन रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ काउंट करो तो इसमें मॉडल पेपर वाले भी शामिल हैं। तो देखो मॉडल पेपर वाले टोटल 5 सवाल बन रहे थे, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11 सवाल बन रहे हैं। देखो मैं ये बोल रहा हूँ ये बहुत हो गए, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि यही है बस, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा मामला हल, टेंशन नहीं है। 17 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। याद रखो हुकूमत ने तो बोल दिया कि सारा बच्चा पास है, तुम जितना भी थोड़ा भी लिख के आओगे ना, लेकिन थोड़े से मुराद ये नहीं, देखो अगर तुमने 5 या 10 मार्क्स का लिख के आओगे तो तुम्हें ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। ग्रेस मार्क्स एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे तो तुम्हें पास कर देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें 22, 23, 24 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो उसके लिए कुछ तो पढ़ के जाओ। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सब कुछ पढ़ के जाओ। 17 मार्क्स, ये सारी तैयारी कर लो, 17 मार्क्स तुम्हारे डन है, ठीक है। अच्छा, और ये 17 मार्क्स आ गए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में बात करते हैं किसकी, सेक्शन बी की। सेक्शन बी में बेटा आपने थ्योरी के सिर्फ 3 सवाल अटेम्प्ट करने, मैंने आपको बताया था। तो उन 3 सवालों के लिए मैं अपने तौर पे, जिस तरह के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 12 निकाले हैं, मैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझसे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उन 12 सवालों पे नज़र डाल देना। मैं ये नहीं कह रहा कि वही 12 सवाल करके जाओ, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि जिसने पूरे साल पढ़ा है तो उसको तो वो 12 सवाल आते होंगे। क्या कह रहा हूँ, जिसने पूरे साल पढ़ा है उसको वो 12 सवाल तो डेफिनेटली आते होंगे, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है किसी भी वजह से और वो अब आखिरी दिनों में पढ़ रहा था, तो भाई देखो कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। सब कुछ नहीं करो, लेकिन थोड़ा बहुत भी पढ़ लो, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ लो तो तुम क्लियर हो जाते हो, ठीक है। तो वो 12 सवाल जिन्होंने नहीं पढ़ा हो, देर से पढ़ा हो, अब टाइम नहीं हो, तो भाई वो सवाल कर लेना, और जिन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ हो तो वो सब कुछ पढ़ के रिविजन करना और उन सवालों को भी देख के चले आना, ठीक है ना। तो मैं ये कहूँगा कि वो सवालात मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो सेक्शन बी में मौजूद हैं और उसके 12 सवाल हैं। मैं इन शॉर्ट डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स की इंपॉर्टेंस है, और फिर सवाल है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ बताओ, मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ गैलेक्सी, ये मुख्तलिफ वैल्यूज आपसे पूछेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास सवाल आ सकता है राइट द एसआई यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। फिर आपके पास सवाल आ सकता है डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस आपने अपनी पूरी बुक में बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़े हैं, तो मैं यही कहूँगा कि सारे डिफरेंसेस के 2-2 पॉइंट कम से कम याद करके जाना, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से इसमें जो है वो मास, वेट एंड हीट टेम्परेचर दिया है, और एक और दिया है मैंने स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और अल्फा रे और बीटा रे, ये 4 दिए हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि यही 4 करके जाना, आपके पास जितने हैं आप सब करके जाना, बट इन चारों को भी फर्दर और देख लेना कि भाई यहाँ पे ये आप भूलना नहीं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपके पास साइंटिफिक रीज़न वाला सवाल आएगा, 2 रीज़न आएंगे, वो दोनों करने होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ 4 रीज़न दिए हैं, आपने जितने रीज़न याद कर रहे हो अच्छी बात है, ये 4 रीज़न इसमें से ये भी याद करके चले जाना, ठीक है। तो ये आपके 12 सवाल यहाँ पूरे हो जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली हैं, ठीक है। अच्छा,
स्टेट द फॉलोइंग लॉस, पूरी बुक में जितने भी लॉस पढ़े सबकी स्टेटमेंट्स आपको याद होनी चाहिए, ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। हमेशा से बोल सारी स्टेटमेंट्स याद करो, मैंने हमेशा ये बोला है, ठीक है बच्चों को सब याद करना, प्लस जो मैंने इसमें दी है वो भी मजीद पक्की कर लेना, ठीक है। क्योंकि भाई देखो मैंने तो एक बात करी कि इंपॉर्टेंट है, मैं ये थोड़ी बोलूँ कि पेपर मैंने बनाया, कोई भी टीचर जो इंपॉर्टेंट बनाता है वो उसके अपने अकॉर्डिंगली गेस्ट होता है, ठीक है। तो आप उसको सब चीज़ों के साथ फॉलो किया करें, लेकिन सिर्फ उसी को फॉलो नहीं किया करें, क्योंकि आगे क्या होना है ये हमें से किसी को नहीं पता, ठीक है मालूम। अच्छा जी, तो अब उसके अलावा न्यूमेरिकल्स, मैं न्यूमेरिकल्स हवाले से दो बातें करता हूँ, देखो 2 बातें बता रहा हूँ। एक तो 12 न्यूमेरिकल मैंने इसमें दिए हैं, जिसमें मॉडल पेपर वाले जो हैं वो तो सारे हैं, उसके अलावा कुछ मैंने एक्स्ट्रा ऐड करें। एक तो वो 12 के 12 सारे कर लेना, जो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो भी कर लेना, जिन्होंने एंड में अभी पढ़ना शुरू किया वो तो ये लाजमी कर लेना। उसके अलावा पूरी बुक वाले मैं बता रहा हूँ कि पूरी बुक से आपने कौन कौन से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और आप उनको नोट कर लेना। अगर आपने सब किया हुआ है तो उनको रिवाइज कर लेना, और अगर आपने वो सब नहीं करा हुआ है और आप समझते हो कि आप सुपरमैन की तरह लाइट की स्पीड से वर्क करके उन सारे न्यूमेरिकल को एक दिन में कर सकते हो तो कर लेना। और ये एक दिन में करने वाला काम बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये सिर्फ उसके लिए है जिसने सब किया हुआ वो सिर्फ रिवाइज करेगा। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं यही बोलूँगा कि वो उनमें जाने से बेहतर होगा कि मॉडल पेपर जो सॉल्व करे, या जो मैंने 12 न्यूमेरिकल दिए हैं वो कम से कम कर ले, तो भाई वो डूबती कश्ती को तिनके का सहारा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ना, तो अब ये चीज़ करते हैं, मैं यहाँ से वो चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ और मैं थोड़ा लाइट की स्पीड से काम करूँगा। सो आई थिंक यू शुड गो फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, बट इट इज इम्पॉसिबल। अच्छा जी, सुनो बेटा देखो, चैप्टर नंबर 2 इसमें 2 प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम है सॉरी, 2.2, 2.3, 2.4 ये तीनों करके जाना, ठीक है। चैप्टर 3 इसमें जो मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, उसको एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूड, उसके न्यूमेरिकल हटा देना, बाकी सारे करना। यानी कि जिसमें एक्सेलरेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और एस इक्वल्स टू वीटी के फॉर्मूलाज हैं, तो इसमें इन मोशन अंडर ग्रेविटी क्योंकि रिड्यूस टॉपिक था, इसके अलावा ये 8-9 बन रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन से सब एक ही तरह से होते हैं, और इनमें इनकी एग्जाम्पल्स भी हैं, तो मैं इनको इतना खास मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि वो सारे एक ही जैसे सवाल आते हैं। हाँ, एग्जाम्पल में भी आखिर के 2 हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी के हाइट वाले वो हटा देना, ठीक है। और इसको मैंने तो डिटेल में मेंशन नहीं करा क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप सारे प्रैक्टिस कर लें, कोई इतना मुश्किल सवाल आते हैं। चैप्टर 4 पे आते हैं। चैप्टर 4 में आप आए तो पहले तो आप एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल 4.1, एग्जाम्पल 4.2, ठीक है। फिर आप प्रॉब्लम पे आए, प्रॉब्लम करें आप इसकी 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आप इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट के तौर पे, ये इंपॉर्टेंट क्या, मैं ये बोलूँगा कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके टॉपिक के अकॉर्डिंगली हैं, और ये यानी ये मैं इसलिए फोकस करवा रहा हूँ कि आपको ताकि आइडिया हो कि भाई क्या रिड्यूस में है क्या रिड्यूस में नहीं है, तो ये वो सारे न्यूमेरिकल आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से जो है वो चैप्टर 5 जो है ना बेटा, वहां से सिर्फ एक सवाल करना, एग्जाम्पल 5.3, ठीक है। चैप्टर 6 से आपको बस 2 प्रॉब्लम, सॉरी 6.1 और 6.2, ये 2 प्रॉब्लम्स करना आप, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह चैप्टर 7 से जो है वो आपकी एग्जाम्पल होगी 7.1, 7.4, ये एग्जाम्पल्स हैं, और प्रॉब्लम जो है वो आप करना 7.1, 7.2 और 7.4 और 7.5 और 7.7, ये बेटा बहुत सारी हो गई, लेकिन ये सिर्फ जस्ट फॉर प्रैक्टिस एंड वेरी बेटर प्रिपरेशन, यू नो। अब देखो इसमें से मैंने बहुत सारी बता दी हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि सारी आसान है, एक ही जैसे मेथड्स होंगे सारी, तो आप इनको भी करना लाजमी, ठीक है। अच्छा, चैप्टर 8 पे आते हैं। तो चैप्टर 8 जो है, 8 में आपकी एग्जाम्पल है 8.1, प्रॉब्लम है 8.1, 8.2, 8.3,
8.4, 8.5, 8.6, 8.7, इसमें सारी आ गई, सिर्फ आखिरी कटी है 8.8, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से चैप्टर 9 स्किप्ट है, उसको नहीं करना। चैप्टर 10 से आप कोई एग्जाम्पल, कोई प्रॉब्लम भले ना करो, इतना मसला नहीं है। एक छोटा सा सवाल है, ये आपको मिलेगा प्रेशर वाले टॉपिक में, जिसमें वो बोलता है कि वुमेन और एलिफेंट के फुट का प्रेशर कंपेयर करो। वुमेन जो हील पहनती है और एलिफेंट का जो फुट होता है, उनका प्रेशर कंपेयर करने का एक छोटी सी एग्जांपल में कैलकुलेशन न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये कर लेना आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये आप पॉज करके जो कॉपी करना चाहता है वो इनको कॉपी कर ले, ठीक है, सही है। और फिर मैं आगे बताता हूँ, चैप्टर 11 से चलते हैं। अच्छा जी, चैप्टर 11 देखो, इसमें क्या है, बज़ाहिर तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये करना कि भाई इसमें से एग्जाम्पल करना, सिर्फ 11.1, 11.3 और 11.5, बस ये 3 करना, बस बढ़िया हो जाएगा, और कुछ नहीं करना, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 में आप क्या करना, अभी चैप्टर नंबर 12 में एग्जाम्पल करना 12.1, 12.2, 12.3। याद रखना है कि इतनी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये उनके लिए कि अल्लाह ना करे अगर पेपर मॉडल पेपर से हटकर आया, आउट आया, तो बेटा वो कहीं से नहीं, वो इन्हीं में से आएंगे न्यूमेरिकल, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये वो बहुत एक्स्ट्रा प्रिपरेशन वाली बात होगी, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम 12.1, 12.8, ये 4 प्रॉब्लम ही ये कर लेना, ठीक है। चैप्टर 13 को स्किप कर देना, उसके न्यूमेरिकल हटा देना, क्योंकि मैंने वीडियोस में देखा हुआ है कि कॉनकेव मिरर वगैरह वाली बात नहीं होगी। तो ये कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल और ये कॉन्वेक्स लेंस, इनके न्यूमेरिकल आप पहले स्किप कर देना, क्योंकि रिड्यूस टॉपिक में जहाँ तक मुझे आइडिया है कॉनकेव मिरर वगैरह की बात नहीं हुई, ठीक है। लेकिन हाँ, अलबत्ता आप ये कर लेना कि लेंसेस के बारे में, क्योंकि इसमें रिड्यूस टॉपिक में शामिल है, तो चैप्टर 13 आप स्किप कर सकते हो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर 14 में मैं आपको बात करता हूँ, आपके पास एक टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसके लिए आपके पास एग्जाम्पल है 14.1, ठीक है। और मैं आपको बोलूँगा कि कुछ नहीं, बस एग्जाम्पल 14.1 और 14.5 और 14.6, जिसमें से ये वाली जो है ना, ये वाली मैंने डब्बा बना दिया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली भले 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 छोड़ देना, भले छोड़ देना, मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, प्रॉब्लम 14.1, ये दोनों एक ही जैसी हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, दोनों कर लेना, ठीक है। फिर प्रॉब्लम 14.2, प्रॉब्लम 14.5, ये जो है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो मिरर ये लेंस इक्वेशन है। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये जो मिरर और लेंस वाली इक्वेशन की न्यूमेरिकली इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बन रहे इस साल के लिए, बट अगर आप करना चाहो तो ये वाले कर लेना लेंस के लिए, ठीक है। अच्छा, इस तरह से फिर हम आते हैं 15 पे। 15 में कोई न्यूमेरिकल नहीं, फिर मैं आता हूँ 16 पे। तो फिर देखो बेटा, अब मैं आपको बताऊँ, 16 जो है ना, 16 में बहुत सारे न्यूमेरिकल बन रहे हैं, बहुत सारे बन रहे हैं। तो अब इनमें लिखने को तो मैं यार सारे लिख देता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि इतना परेशान नहीं होना, ये सारे करने नहीं भी करोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसलिए मैं इसमें लिख रहा हूँ कि भाई जो हिम्मत रखता हो इतना पढ़ने की, करना चाहे वो कर ले, ठीक है, ताकि कोई भी ऊंच नीच हो, पेपर आउट हो, तो वो इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 16.5, जिसको नहीं चाहिए वो स्किप कर दे, ठीक है, मसला नहीं इसमें। 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, बज़ाहिर सारे एक ही जैसे होंगे, बट अलग अलग तरह के सवाल आए हुए हैं ना, तो भाई चीज़ों को चेंज करके, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। बेटे बहुत सारे हो गए, मुझे पता है कि आप लोग देखोगे बोलोगे यार ये क्या है सारे के 3 न्यूमेरिकल करने, तो मैं आपको बोलूँगा भाई अगर सब कुछ छोड़ना चाहो ना, छोड़ देना, मेरी वजह से मसला नहीं है, कुछ नहीं करना। तो चैप्टर 16 के वो सवाल जो 10 ईयर में आए हो ना, वो कर लेना बस, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से प्रॉब्लम जो है वो 16.1, 16.2, 16.4 ये कर लेना। बाकी 17, 18, 19 सब हटा दो, वहाँ से कुछ नहीं आया न्यूमेरिकल में, वहाँ से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये सारी चीज़ें तो
वो है कि पेपर इनसे हटकर इनमें से न्यूमेरिकल नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने आपको बोला है कि मॉडल पेपर प्लस जो मैंने पेपर बताया है उसमें अपना पेपर, उसमें 12 न्यूमेरिकल दिए हैं, मॉडल पेपर वाले शामिल हैं, वो सारे कर लेना। उनको करने के बाद जो अहमियत देना ना, वो रिड्यूस टॉपिक के जो न्यूमेरिकल मैंने ये लिखे हुए ना, इनमें से कोशिश करना कि इन सब में से भी सबसे पहले वो करने की कोशिश करना जो आपके पास 10 ईयर होगा 2019 से 2011, देखना कि उनमें इनमें से कौन कौन से वाले आए हैं, पहले वो कर लेना। मॉडल पेपर प्लस जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल यानी कि इंपॉर्टेंट के तौर पे दिए हैं वो, यानी वो 12 न्यूमेरिकल करने के बाद इनमें से देखना 10 ईयर में जो आए हैं वो पहले वो निपटा लेना। वो हो जाएंगे तो फिर सब पे जाना, पहले स्पेशल फिर जनरल, है ना वो, क्योंकि अभी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है हमारे पास। ठीक है, ये सारा न्यूमेरिकल का मामला हमारा निमट जाएगा और हमारा सेक्शन बी और सी भी निकल जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने एमसीक्यूज के मामला के लिए क्या करना है। ये सारे वो मामलात हैं कि इसमें चीज़ें सिलेक्टिव दे दी हैं कि ये करो और इंशाल्लाह ये सब मामला तुम्हारे निमट के पेपर यहाँ का सेक्शन बी सी हो जाएगा। मैं भी आपको डिस्कस करता हूँ एमसीक्यूज के हवाले से। अच्छा जी, तो बेटा अब एमसीक्यूज का मामला ये है कि देखो एमसीक्यूज के लिए कोई मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये टॉपिक कर लो, क्योंकि एमसीक्यूज जो है ना वो आपके जितने भी रिड्यूस टॉपिक्स हैं आपने पढ़े हैं उनमें से आएंगे। तो एमसीक्यूज के हवाले से मैं ये रेकमेंड करूँगा कि देखो आपने अपनी पूरी बुक में जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उनके जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, तो आप कोई भी एमसीक्यूज कर लो। दूसरा ये है कि आपने जितने भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करी है इनमें से जो छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं, दो स्टेप वाले, बस एक फार्मूला इस्तेमाल किया, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया, कोई लंबी पंचायतें नहीं होती, तो वो भी आपके एमसीक्यूज में आएगा। नहीं, जो आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जा रहे हो ना, ये भी आपके एमसीक्यूज में काम आएंगे। जो आप थ्योरी याद करके जा रहे हो ये भी आपके एमसीक्यूज में काम आएगी। ठीक है, इसके अलावा आपकी बुक के 19 चैप्टर हैं, 19 चैप्टर में से आप चैप्टर नंबर 9 हटा दो तो 18 चैप्टर। 18 चैप्टर में हर चैप्टर की एक्सरसाइज में जितने 4, 5, 10, 12 जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो सारे फिल करो, उनको स्टडी करो, उनके राइट आंसर्स मालूम करो, उनको पढ़ के जाना बुक में से। मैं आपको ये बोलूँगा कि जो एमसीक्यूज आएंगे ना वो बुक में से ही आएंगे। ठीक है, ज़्यादातर कह लो, चलो वो ज़्यादातर बुक में से आएंगे। ठीक है, अच्छा पहली चीज़ क्या, बुक वाले करना। दूसरा ये है कि आपके पास 10 ईयर होगा 2019 से लेके 2011, इन ईयर में आए हुए वो टॉपिक जो कि रिड्यूस में है उनके एमसीक्यूज कर लेना, यानी कि चंद कुछ ऐसा एमसीक्यूज होंगे जिन पे क्रॉस लगा देना क्योंकि वो रिड्यूस टॉपिक ऐसा नहीं होंगे, तो उनकी तैयारी करना। ठीक है, अच्छा उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो खाली पढ़ने होंगे, यानी कि उनकी डेफिनेशन थ्योरी होगा याद करना, यानी एक नज़र भी देख लोगे ना, एक नज़र भी पढ़ लोगे ना तो बेटा वो जहन में रह जाता है। और एमसीक्यूज अगर आप इम्तिहान से 1 घंटा पहले पढ़ लेते हो, एक दिन पहले पूरा एमसीक्यूज पे दे लेते हो, तो मैं समझता हूँ वो भी बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए होगा। ठीक है, अच्छा लेकिन कुछ ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो सॉल्व करने पड़ेंगे, तो फिर अब वो वैल्यू चेंज करके दे देगा तो फिर तो आंसर चेंज हो जाएगा, तो फिर आपको उसका फॉर्मूला मेथड सीखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा तो वो न्यूमेरिकल का हिस्सा। इसी तरह से तो ये आपके पास सब मौजूद होंगे, ये कर लेना। प्लस ये जो मॉडल पेपर आपके पास बोर्ड ने इशू किया है, इस मॉडल पेपर में जितने 22 एमसीक्यूज आए हैं ये सारे करके जाना। मैं ये बोलूँगा 22 एमसीक्यूज में से कुछ ना कुछ नहीं तो 10-12 यूँ मान लो मॉडल पेपर में से आ जाएंगे, बाकी अगर आएंगे तो बुक में से होंगे या वो पास्ट ईयर में से होंगे। इसके अलावा इतनी पंचायतों में ना पढ़ो कि यहाँ का पेपर, वहाँ का पेपर, उसका पेपर, मेरा पेपर, तुम्हारा पेपर, नहीं भाई बहुत है। बुक के एमसीक्यूज, पास्ट ईयर में आए हुए एमसीक्यूज, ठीक है ये बहुत है। और तुमने जितनी चीज़ें याद करी है ना उनमें से भी छोटे छोटे पॉइंट्स में से एमसीक्यूज बन जाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व के बन जाते हैं, इतना घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, सही। अच्छा अब मैं ये लास्ट काम ये कर रहा हूँ, मैंने आपको एमसीक्यूज के बारे में गाइड कर दिया कि इस तरह से एमसीक्यूज करना। ठीक है, आपके लिए फ्री अपॉर्चुनिटी है कि एग्जाम से 1 मिनट पहले तक भी जिसको जिस एमसीक्यूज के बारे में कोई भी परेशानी हो, पूछना हो कि इसमें क्या क्या जवाब, मुझसे पूछ लेना इम्तिहान से पहले। इम्तिहान में आप और अल्लाह, बस और कुछ नहीं, अल्लाह आपका मालिक है, बेशक वो हमेशा रहेगा। तो इम्तिहान में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, मैं खुद भी नहीं करता। ठीक है, उससे पहले जो किसी से कुछ पूछना हो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा जी, तो अब मॉडल पेपर में 22 एमसीक्यूज हैं, मुझे उम्मीद है कि सबके पास अब तक सॉल्व हो गए, क्योंकि मैं हूँ लेट लतीफ़, मैं बहुत देर से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत मामला लेट हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि सबके पास होंगे। बट फिर भी एज अ फॉर्मेलिटी, एज माई ड्यूटी, मैं क्या करता हूँ कि वो 22 एमसीक्यूज आपके सामने है ना, मैं उन सब के आंसर्स यहाँ उनकी जो
ABC करके वो मैं लिख देता हूँ, तो आप उनको फिल कर लेना, जिसके पास अब तक मॉडल पेपर के आंसर्स नहीं हो उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब ये काम करते हैं कि पहला MCQs, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ इनके राइट ऑप्शंस आपको यहाँ बता रहा हूँ और आप इनको स्टडी कर लेना, ठीक है। अगर यहाँ कोई सॉल्व करने वाला आएगा वो मैं बता दूंगा यहाँ, ठीक है। अच्छा जी, तो मामला अच्छा जी, तो क्या बात है, कहाँ से लगे, एक तो चीज़ मिलती नहीं है जब बोलते हैं। अच्छा, पहला वाला जो MCQ है वो थ्योरेटिकल है, तो मैं उसका राइट ऑप्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। A body is said to be in state motion of motion if it changes its position with respect to surrounding, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं फिर ये लिख देता हूँ सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग। अच्छा जी, दूसरा ये है कि द ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करती है स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, तो डेफिनेटली सी बात है कि ऐसी ब्रांच जो कि मैटर एनर्जी उनके इंटरेक्शन से डील करेगी। और इसका भी जवाब तुम्हें नहीं पता होगा तो बेटा एक काम करना, पेपर स्किप कर देना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क और एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है इसको हम नेगेटिव मानते हैं और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव मानते हैं। सो क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है भाई। चलिए, फिर कह रहा है SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को बीटा कहते हैं और बीटा का यूनिट होता है केल्विन इनवर्स, केल्विन इनवर्स। अब यहाँ पे उसने इसको 1/k करके दिया हुआ, तो आप इसको 1/k लिख देना, 1/k, सही है भाई। उम्मीद है दिख रहा होगा, शायद बहुत छोटा हो गया भाई, तो सही है ना, दिख तो रहा है ना। अच्छा, 5 कह रहे द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ सिंगल वेक्टर। एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट कर दो इनटू इट्स कंपोनेंट्स, तो बेटा इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिजॉल्व कर देना उसके दो कंपोनेंट में, और ये हो जाएगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सही। अच्छा जी, छठा। अच्छा, मैं काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा समय घिसपेच हो रही है, मैं डायरेक्ट ऑप्शन का सिंबल लिख रहा हूँ, ठीक है। अब याद रखना, पहला वाला A है, दूसरा B, तीसरा से चौथा D, तो मैं इस तरह कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, छठा जो है ना, कह रहा है अ कोन स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस। एक कोन अपनी बेस पे रखी हुई है, तो फिर बेस पे रखने का मतलब है कि वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो उसका पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है। वैल्यू ऑफ G, कैपिटल G, इसको कैवेंडिश साहब ने डिस्कवर किया था, तो लिहाजा इसका राइट ऑप्शन है C, ठीक है। अच्छा जी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा D, सही। अच्छा जी, 9 SI यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का SI यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, लेकिन इसको पास्कल के बराबर भी कर देते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे ऑप्शन में पास्कल मौजूद है, तो वो A ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जब सनलाइट पास होती है प्रिज्म में से, तो जो 7 कलर्स ऑब्टेन होते हैं, दिस सेट ऑफ कलर, ये जो सेट ऑफ कलर होता है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम जो है वो आपका ऑप्शन है बी, ठीक है भाई। फिर बोल रहे हैं 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 सेकेंड। तो बेटा 10 की पावर -9 सेकेंड का मतलब होता है नैनो, तो यहाँ पे नैनो वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, नैनो सेकेंड, जो कि सी में गया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं 12वें पे। 12वें में सॉरी, ये मैंने 11वें का लिख दिया शायद, हाँ 11वें में स्पेक्ट्रम था, बी था, और 12वें में यही नैनो वाला है, जो कि आपका ऑप्शन है सी, ठीक है भाई। अच्छा, उम्मीद है कि आपको बात समझ आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, तो 13वां, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड वेव जो है वो याद रखना खाली जगह से नहीं गुजरती, वैक्यूम से नहीं गुजरती, उनको मीडियम चाहिए होता है, सो वो वैक्यूम से नहीं गुजर सकती, तो उसका ऑप्शन है डी।
एक वर्चुअल इरेक्ट और डायमिनिश्ड, यानी वर्चुअल इरेक्ट और डायमिनिश मतलब साइज से चेंज हुई हुई इमेज, मैग्नीफाइड इमेज इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ, अब वो प्लेन मिरर होगा या कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव या पैराबोलिक। तो बेटा पैराबोलिक तो हटा ही दो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसको हम यहाँ से निकालते हैं। कॉनकेव मिरर से हमेशा आपको रियल इमेज मिलेगी। अब बचा कॉन्वेक्स मिरर या प्लेन मिरर, तो याद रखना प्लेन मिरर भी वर्चुअल इमेज देगा, कॉन्वेक्स भी वर्चुअल देगा, लेकिन जो डायमिनिश्ड इमेज होगी मतलब थोड़ा मैग्नीफाइड हो जाएगी, साइज में चेंज आ जाएगा, तो वो कौन देगा, वो कॉन्वेक्स देगा। तो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा आपका, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर आपका ऑप्शन नंबर बी पर है। फिर कह रहा है 15वां एमसीक्यू, उस 15वें में बोल रहा है कि अगर P, अगर जो है ना Q बराबर है 4 सेंटीमीटर के और P बराबर है 2 सेंटीमीटर के, तो बताओ मैग्नीफिकेशन क्या होगी, क्या होगी मैग्नीफिकेशन क्या होगी। तो बेटा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है Q अपॉन P, तो Q हो जाएगा 4P हो जाएगा 2, तो आंसर आएगा 2, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट जाता है, ठीक है। तो आंसर सिर्फ कितना होगा 2। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी, इसकी मैग्नीफिकेशन हो जाएगी हमारे पास 2Q अपॉन P, 4/2, तो आंसर होगा इसका 2, और 2 ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कहाँ पे, बी, ठीक है। फिर आते हैं 16 पे, बोल रहे हैं इमेज फॉर्म्ड बाय आवर आई लेंस ऑन रेटिना। रेटिना पे जो कॉन्वेक्स लेंस लगा है उस पर कौन सी इमेज बनती है, तो याद रखना उस पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, सही। सो इमेज फॉर्म्ड बाय आवर आई लेंस ऑन रेटिना इज रियल, रियल इमेज का ऑप्शन आपके पास पहला है, ठीक है। 17वां द फंडामेंटल यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इन एसआई सिस्टम। तो बेटा टेम्परेचर का फंडामेंटल या एसआई यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है, और केल्विन आपको दिया हुआ है तीसरे ऑप्शन पे। इसके 3 यूनिट्स होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, बट जो एसआई यूनिट है वो केल्विन होता है, ठीक है। अच्छा, द सब्सटेंस प्लेस्ड बिटवीन कंडक्टर प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज, ये कैपेसिटर बनता है 2 प्लेट से, एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होता है, इनके दरमियान अगर कुछ होता है तो या तो फ्री स्पेस होता है, कुछ भी नहीं होता, अदरवाइज इनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक होता है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब है कोई भी इंसुलेटर, चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो लकड़ी हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसुलेटिंग मटेरियल हो, ठीक है। अच्छा, तो ये डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक कहाँ मौजूद है, डाइलेक्ट्रिक मौजूद है डी में, ठीक है। 19 द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विच अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैग्नेट। एक मैग्नेट होगा आपके पास, ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इसके अराउंड जो स्पेस होगा उसे बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। सो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विच अट्रैक्ट और रिपेल अनदर मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, और ये मौजूद है कहाँ पर, बी। फिर बोल रहा है वर्क इज नेगेटिव। वर्क कब नेगेटिव होगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। तो याद रखना वर्क कब नेगेटिव होगा कि जब इसमें ये कॉस थीटा जो है ना ये होता है कॉस 180, कॉस 180 होता है -1। याद रखना कि अगर एंगल 180 हो जाएगा कि आप फोर्स लगा रहे हो इधर और डिस्प्लेसमेंट हो ऑपोजिट, तो लिहाजा यहाँ जो वर्क बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, सही। वर्क क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। सो लिहाजा वर्क इज नेगेटिव, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज 180 डिग्री। Now in p-type semiconductor most of current is carried by, याद रखना 2 होंगे p-type और n-type। p-type में जो करंट कैरी होगा वो होल से होगा, होल का मतलब होता है पॉजिटिव, और n-type में जो करंट कैरी करेगा वो इलेक्ट्रॉन से करेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव यानी n-type इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा p-type सेमीकंडक्टर मोस्ट ऑफ करंट इज कैरिड बाय होल्स। तो होल्स आपका है 21वें का पहला, ठीक है, और 20वें का जो था ना वो दूसरा था, ठीक है। लास्ट वाला द रिएक्शन इज यूज्ड इन हाइड्रोजन बॉम्ब। अब हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में कौन सा रिएक्शन इस्तेमाल होगा, केमिकल, फिजिकल, फ्यूजन या फ्यूजन। तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में जो है यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन आपका इस्तेमाल होगा, तो मैं लास्ट वाला ऑप्शन लगा रहा हूँ उसमें डी, ठीक है भाई। अच्छा, ये जो एटम बॉम्ब होता है जो यूरेनियम से बनता है उसमें हमारा फ्यूजन रिएक्शन इस्तेमाल होता है। चलिए, अच्छा तो बेटा ये सारे डिस्कस कर दिए मामलात। अभी एक बात याद रखना कि चैप्टर नंबर 2 जो है ना उसमें आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, वो और उनके यूनिट्स याद रख लेना। आपके पास एक प्रीफिक्सेस का टेबल है जिसमें बताया है कि 10 की पावर -3 क्या कहलाती है, -6 क्या कहलाती है, -9 क्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे ये वाला सवाल आया था ना, वैसे टेबल दिया वो याद कर लो।
प्लस आपके पास वहाँ पे एक टेबल है जिसमें डिफरेंट मासेस के बारे में बात करिए कि हमारी यूनिवर्स का मास, गैलेक्सी का मास, अर्थ का मास, सन का मास, ये वैल्यूज़ याद कर लेना। ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं, ये शॉर्ट सवाल में भी पूछ सकते हैं। प्लस लेंथ वाला टेबल है जिसमें उसने पूछा कि बताओ कि सन का रेडियस कितना है, अर्थ का रेडियस कितना है, मून का रेडियस कितना है, हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना है, हमारी गैलेक्सी का रेडियस कितना है। हमसे दूर एक गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं ना ये मिल्की वे गैलेक्सी है। हमारी एक पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा हमसे 4.2 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। तो वो हमसे इतना दूर है, तो बेसिकली उसकी जो वैल्यू वो एक्सपोनेंट में कितनी जा रही है तो वो आपके पास वहाँ मौजूद है। और जो है इसके अलावा एक सितारा है, इसको कौसर कहते हैं, तो वो फारदेस्ट है, दूर तरीन है, लेकिन रात में दिखाई देता है, ऑब्जर्वेबल है, वो हमसे कितना दूर है। ये सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, ये सब यहाँ से याद कर लेना। तो बेटा जो कुछ मैंने आपको बताया है इस सब पे अमल करना, अपने ऊपर भरोसा रखना, सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना, फिर अपने आप पे भरोसा रखना, फिर अपने उस्ताद पे भरोसा रखना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सिर्फ पास नहीं होंगे बल्कि आप पास का स्क्वायर होंगे, ठीक है। आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है, आपको विद फ्लाइंग कलर्स पास होना है। सो मेरी बेस्ट विशेस आप तमाम ही स्टूडेंट्स के साथ हैं, तमाम स्टूडेंट्स, ख़ास तौर से वो स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ाया है, मैंने गाइड किया है, उन सब के लिए मेरी दुआएं हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आप सब आगे भी मेहनत से पढ़ेंगे और अपने तमाम असातिज़ाओं को अच्छी दुआओं में याद करेंगे। सो अंटिल देन अपने इम्तिहान तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। उसके बाद इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए उम्मीद के साथ एक नई क्लास में फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए एंड गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।